नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में था? एक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में रीड महोदय और थॉमस मुनरो संबंधित थे, जो कि सी ऑप्शन है 2 और 3। आइए रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। 18वीं सदी के अंत में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त की योजना बनाई थी। 1820 में मुनरो ने मद्रास में लागू किया था इस व्यवस्था को। इसके तहत 40 से 55% भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। भू राजस्व की दर इसमें कितनी थी? 40 से 55% थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। और मध्यस्थ जमींदार की भूमिका इसमें समाप्त कर दी गई थी, जो कि स्थायी व्यवस्था में हमको देखने को प्राप्त होती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध जो एक ऑप्शन है, यह 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में स्थायी व्यवस्था से संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? यह स्थायी व्यवस्था के जन्मदाता हैं। ए ऑप्शन सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो माउंटबेटन वायसराय थे जब भारत आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943 तक का था। अगला प्रश्न है, किस चार्टर के तहत चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। पहली बार 1813 एक्ट में कंपनी द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा। 1833 के चार्टर के द्वारा कंपनी ने चाय और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या था? तो यह था नियामक अधिनियम था। इसकी जरा व्याख्या पढ़ लेते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक नियामक अधिनियम था। इसे रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने तथा अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने पारित कर किया था। इस एक्ट ने कंपनी के मामलों तथा भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरि नियंत्रण का अधिकार दे दिया। इस अधिनियम के द्वारा 6 कमिश्नरों का बोर्ड गठित किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत गठित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, बंगाल का विभाजन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। ये ऑप्शन गलत है। चलिए, दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुई थी और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कर्जन के कार्यकाल में ये सब की घटनाएं हैं। वहीं अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन है कॉर्नवालिस के द्वारा। 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इसमें भू राजस्व का 90% सरकार लेती थी और 10% जमींदार के पास रहता था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर प्रश्न पूछा गया स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी होंगे आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे स्थापित किया गया था? तो हमने अभी बताया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने
परिचित कराया था? तो द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था उनका नाम क्या है? उनका नाम है मांटेग्यू, क्योंकि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। 1919 का अधिनियम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। इन्हीं ने द्विशासन धारणा को परिचित करवाया था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत द्विशासन धारणा मांटेग्यू की देन है। उस समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई, जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो 1919 में प्रांतीय द्वैत शासन लागू हुआ और 1935 में प्रांतीय द्वैत शासन खत्म कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय परिषद अधिनियम 1858 आया, जिसके अनुसार भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे हटाकर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस अधिनियम के अनुसार भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो दो प्रश्न इसमें निकल के आ गए, कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, प्रथम वायसराय कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी निम्नलिखित में किसे माना जाता है? तो रिपन को माना जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन या स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए, जिले में जिला उप विभाग, तहसील बोर्ड बनाने की योजना बनी, नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया तथा इन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता एवं आय के साधन उपलब्ध कराए गए। इन साधनों से में गैर सरकारी लोगों को अधिक भागीदारी निश्चित की गई। रिपन भारत के सर्वाधिक उदार गवर्नर जनरल थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा गया है। तो भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? रिपन महोदय को कहा जाता है। किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कहा गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यह चलाया गया था। 1785 ईस्वी की घटना है यह। 83 वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल 1783 से 85 तक रहा। 1785 में इन पर लगाया गया था महाभियोग। बर्केनहेड महोदय के द्वारा इन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। आरोप बर्क द्वारा, बर्केनहेड नाम है, इसने पूरा नहीं लिखा है। बाद में इनको दोस्त मुक्त भी कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है? डलहौजी महोदय का नाम आता है। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित हैं। तो 1848 ईस्वी में रियासतों के विलय की एक नीति इन्होंने लागू की थी, जिसे हड़प की नीति कहा जाता है। इसे व्यपगत नीति भी कहते हैं। इसके तहत इन्होंने 1848 ईस्वी में सतारा को सबसे पहले, उसके बाद 1849 ईस्वी में जैतपुर को एवं संबलपुर को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, 1855 में करौली को इस नीति के अंतर्गत अपने राज्य में मिलाया, अंग्रेजी राज्य में मिलाया। वहीं 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। चलिए, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अंतिम लॉर्ड कैनिंग थे। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने देशी रियासतों के मामले में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था। 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया था, परंतु विकल्पों में लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम नहीं है, देखिए। परंतु वारेन हेस्टिंग का विकल्प ई विकल्प में दिया गया है, डी, जो कि 1773 के रेगुलेट एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो इसका प्रथम गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इस उत्तर को आपको सुधार लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था भ्रष्टाचार के मामले में।
1787 में, और 1795 में दोष मुक्त कर दिया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? गाजीपुर, आप जानते होंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस गाजीपुर में इनकी कब्र बनी है। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल इनको बनाया गया था। भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त नामक राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। 1805 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। गाजीपुर में इनको दफना दिया गया था। तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित हैं, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर के। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल और नेपाल युद्ध से संबंधित हैं। वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, जबकि लॉर्ड वेलेजली चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1828 के मध्य लड़ा गया था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इस युद्ध में मराठा का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। तो सी ऑप्शन गलत है और सभी ऑप्शन सही मिला सुमेलित है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पूछा गया है, जो कि 1790 से 92 में लड़ा गया था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। बी ऑप्शन सही है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। यह संधि 1792 ईस्वी में हुई थी तथा अपने राज्य का आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो दास के निर्यात को रोकने का वर्ष कौन सा है? बंगाल से पूछा गया है। तो 1779 में बंगाल से दासों के व्यापार को रोक लगा दी गई थी। आगे चलकर दासों के संबंध में कानून भी बनाया गया था। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के तहत दासता को पूरी तरह से अपराध घोषित कर दिया गया था। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय किस नीति के तहत कुशासन के आधार पर किया गया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 13 फरवरी 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में इसे शामिल कर लिया था। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। इसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद की नीति पर आधारित था। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। डलहौजी के समय बिछाई गई थी। 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे में यह रेलवे लाइन बिछाई गई, पहली रेल चली थी। तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने 1853 में बंबई के पोरी बंदर रेलवे स्टेशन से ठाणे के बीच रेल यात्रा प्रारंभ की थी। तो यही कंपनी रेल लाइन भी बिछाती थी। यह कार्यकाल किसके समय हुआ था? यह कार्य लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे उस समय। भारत में रेलवे का जनक भी इन्हें कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 के महारानी की घोषणा के बाद। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में हुए दरबार में महारानी की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के बताई थी। इसमें अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तब विजय तथा विलय की नीति का पूर्णतः त्याग कर दिया गया था। चले अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि एक मिलान के रूप में हमको सामने मिलता है। देखिए सुमेलित कौन सा एक सही सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, बिल्कुल पहला सही है। लॉर्ड वेलेजली हमारे यह सहायक संधि से संबंधित हैं। लॉर्ड डलहौजी हमारे राज्य हड़प नीति से संबंधित हैं। कैनिंग हमारे लॉर्ड कैनिंग नहीं, सर ए ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित हैं। सर जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से संबंधित हैं। सर जॉन लॉरेंस किससे संबंधित हैं? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां, इनके बारे में, यह इब्राहिम लोदी का संबंधी था, दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। आलम खान ने दौलत खां लोदी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? दौलत खां लोदी के साथ मिलकर बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था।
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी ने बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना खोला था? तो जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय दरबार में आया था। जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी 1613 ईस्वी में। तो सूरत में फैक्ट्री खोली गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम ने विलियम हॉकिंस जो कि को जहांगीर के दरबार में भेजा था, कारखाना खोलने की अनुमति के उद्देश्य से भेजा था। सूरत में फैक्ट्री खोली गई थी 1613 में। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या है? यह वह भवन है जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। इसके चर्चा प्रत्येक बृहस्पतिवार को अकबर द्वारा उठाए गए धार्मिक मुद्दे पर होती थी। तो दिन कौन सा था? बृहस्पतिवार का दिन था। निम्नलिखित पर विचार करना है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप के उपयोग में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी? नहीं, पहले हो चुकी थी। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब गुम्बद बनाने की शुरुआत हुई थी? यह भी गलत है। इस क्षेत्र में तैमूरिद राजवंश स्थापित होता। तीसरा ऑप्शन सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग 1367 ईस्वी में बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध में किया गया था। तो बारूद का सबसे पहला प्रयोग 1367 ईस्वी में हुआ था, बहमनी विजयनगर साम्राज्य के युद्ध में हुआ था। स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग बाबर के भारत आने के पूर्व सल्तनत काल में ही प्रारंभ हो गया था। चलिए, इसमें केवल 3 ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सद्र क्या है? सद्र न्यायिक प्रशासन है। सद्र मुगल काल में न्याय विभाग, न्यायिक प्रशासन का प्रमुख था। काजी उल कुजात भी कहा जाता है। यह लोगों के आचरण, नैतिक आचरण, शिक्षा आदि पर नियंत्रण रखता था। मुगल काल में भू राजस्व से संबंधित शब्द थे जाबिताना, महासिलाना, आबबाव, दशहरी। यह सब भू राजस्व से संबंधित शब्दावलियां थीं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में आते हैं, 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, कन्नौज का युद्ध। 1540 ईस्वी में अफगानों और हुमायूं के बीच लड़ा गया था कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। हुमायूं परास्त हो गया और यह भारत से बाहर चला गया। यह हुमायूं ईरान की ओर पलायन कर गया था। इस युद्ध में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल और अस्करी भी थे। दीन ए इलाही किसके द्वारा स्थापित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। इसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। इस दीन ए इलाही की अवधारणा शेख मुबारक ने विकसित की थी। इस पंथ में दीक्षित 4 चरणों अर्थात चहरगान ए इखलास को पूरा करना होता था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो यह अकबर का शासनकाल रहा है। अगला प्रश्न आते हैं, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी है। अकबर ने अपने गुजरात विजय के पश्चात गुजरात विजय 1570 के दशक में इसने की थी। फतेहपुर सीकरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। यहाँ प्रमुख इमारतें फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा, दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिष की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधा भाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि, यह सब फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो सीकरी में स्थित तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। किसे कहा है? तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं, मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात हमारे अकबर महोदय के द्वारा किया गया था। मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात अकबर ने किया था। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ श्रेणी होता है। इस व्यवस्था
यह व्यवस्था जात सवारों से इंगित होती है। शब्द जात से व्यक्ति के वेतन, पद, स्थिति की तथा सवार से घुड़सवार की दस्ते की संख्या का बोध होता है। चलिए, हमने व्याख्या पढ़ ली। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रयाग नगर को अल्लाहाबाद अल्लाह नगर नाम किसने दिया? अकबर ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो यह ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ती है। एक बार इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ने वाली ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। प्राचीन काल में यह सड़क बांग्लादेश के चिटगांव से काबुल को जोड़ती थी। मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इस सड़क का संबंध भारत के नेशनल हाईवे नंबर 1 तथा नेशनल हाईवे नंबर 2 से है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खानवा का युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाले राजपूत का नाम क्या है? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा को इन्होंने हरा दिया। किसने हराया? बाबर ने हराया। बाबर राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। तो यह प्रश्न भी बन सकता है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो यह युद्ध है खानवा का युद्ध है। विजय के बाद उसने गाजी की उपाधि भी धारण की। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के बाद की? खानवा के युद्ध के बाद। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। 1576 ईस्वी में यह लड़ाई हुई थी। अकबर को मेवाड़ में अपना संपूर्ण स्थापित करना था। मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना राणा प्रताप को बुरी तरह पराजित कर दिया। अरावली की पहाड़ियों में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था। किसको? महाराणा प्रताप को। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। याद रखिएगा, विश्व विजेता जहांगीर का शब्द का अर्थ है। जहांगीर अकबर के बेटे हैं। चलिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में कौन लाया? तो यह फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया। तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह ने यहाँ से बहुत सारे कीमती वस्तुओं के साथ शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस को अपने साथ लेकर गया था। 1739 मोहम्मद शाह रंगीला के समय यह आक्रमण हुआ था। शेरशाह की मृत्यु कहां लड़ते हुई थी? तो कालिंजर में उसकी मृत्यु हो गई, बम फटने से हुई थी। तो शेरशाह ने स्वयं उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था। इसी अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले से में विस्फोट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत भागना पड़ा? कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद वह भारत से भाग गया था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो यह 1/3 भाग होता था। शेरशाह सूरी द्वारा आरंभ की गई जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। इस प्रणाली को अकबर ने भी अपनाया था। इस प्रणाली के साथ साथ जरीबाना, मुहसिलाना भी वसूल किया जाता था, जो पैदावार का क्रमशः 2.5% होता था और 5% होता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुगल सम्राटों में मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो यह वित्त विभाग होता था। मीर बख्शी मुगल काल में सैन्य विभाग होता था। सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत है। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। उच्चाधिकारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के मनसबों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़े को दागना, सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। चलिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणामस्वरूप रखी गई? तो 1526 का जो पानीपत का पहला युद्ध होता है, उसके बाद मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। कौन सा युद्ध है? पानीपत का पहला युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। अकबर ने एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? इनका नाम बीरबल है। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का निर्माण किया था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया था। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो बैरम खां उनका रीजेंट था।
जरा इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ लेते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षण, जिसे रीजन कहा जाता है, बैरम खां था। 1560 से 1556 से 1560 के बीच में उनका उसको संरक्षण दिया था। 1561 ईस्वी में मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान मुबारक खान नामक एक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। चलिए इसमें सुमेलिन करना है। अगले प्रश्न पे, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बैरम खां अकबर का रीजेंट था या सुमेलित है। आसफ खां जहांगीर के काल के वकील के पद पर आसीन था। शाहजहां के काल में वजीर के पद पर तैनात था। कौन? आसफ खां। आदम खां अकबर का सौतेला भाई था तथा शाइस्ता खां 1664 से 1688 के दौरान बंगाल का गवर्नर था। चलिए इसमें भी सुमेलित करना है। कौन सा एक सही सुमेलित है उसका चयन करना है हमें। तो पृथ्वीराज युग में सुमेलित है तो पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था तथा 1792 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। तो यह सुमेलित नहीं है, यह हमें देखना है। यहाँ इसमें नहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है, यह देख लीजिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। और सभी सुमेलित हैं। राणा सांगा अकबर से सुमेलित है। जुझार सिंह शाहजहां से सुमेलित है। जसवंत सिंह औरंगजेब से सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है? अकबर महोदय को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह अकबर रायकरण के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना करता था। किस नाम से? रायकरण। बाबर ने बाबरनामा नामक अपनी आत्मकथा तथा जहांगीर ने तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी है। चलिए अगला है क्वेश्चन, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित दीन ए इलाही वास्तव में विश्व बंधुत्व बना, इसका उद्देश्य विश्व बंधुत्व लाने का था। कौन सा व्यक्ति निरक्षर माने अनपढ़ था? अकबर महोदय निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता उसका जीत का मुख्य कारण था बाबर की। तो 1526 में यह पानीपत का युद्ध लड़ा गया था बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में लड़ा गया था, प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था और तुगलुमा युद्ध पद्धति का भी प्रयोग किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? वही 1527 का युद्ध था, जिसे हम कहते हैं खानवा का युद्ध। इस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा की और गाजी की उपाधि भी धारण की थी। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। यह किसके बीच लड़ा गया था? मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि धारण की थी, भाई काबुल में की थी, है ना। 1504 ईस्वी में हिंदू कुश पर्वत को पार करके काबुल पर अधिकार करने में सफल रहा था। कौन? बाबर। इस विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर दिया और नई उपाधि पादशाह को धारण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्या क्या था? ध्यान से देखिए। काबुल का क्षेत्र यह तो था, बिल्कुल सही। पंजाब का क्षेत्र यह भी था, बिल्कुल सही। तीसरा आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र यह भी था। आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र ये नहीं लग रहा है, ये नहीं था। आगे आइए। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करना है। युद्ध स्थल के नाम नीचे अंकित हैं। चलिए इसमें अंकित करने वाला दिया गया है। हुमायूं द्वारा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद के युद्ध लड़े गए, जो कि क्रम से हैं। देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया था, अफगानों के विरुद्ध को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, शेरशाह सूरी जीत गया था। कन्नौज का युद्ध, जिसे बलिग्राम का युद्ध कहते हैं, 1540 में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हो गई और वह विदेश भाग गया था। और उसके बाद 1555 का युद्ध सरहिंद का युद्ध था। हुमायूं ने शेरशाह सूरी के वंशज सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके दिल्ली पर अपना फिर से अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है।
पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान दीजिएगा, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? बादामी के चालुक्य, यह आंसर है। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का शासक था, जिसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या के बाद 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को कौन हराया था? याद रखना है, बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो कुषाण काल में गांधार कला का काफी विकास हुआ था। व्याख्या पढ़ लेते हैं। गांधार कला का विकास सर्वाधिक कुषाण काल में हुआ। कनिष्क के काल में गांधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। सांचित एवं भरूच में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार कला का उदाहरण है। इस कला को महायान धर्म के विकास से प्रोत्साहन मिला। चलिए कुछ मिलान करने आया हुआ है। चालुक्य की राजधानी वातापी, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, राष्ट्रकूट की राजधानी मलखेड़, काकतीय वारंगल। चलिए मेल मिलाप हो चुका है। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़ से अंकित है? तो यहाँ मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र, बहुत सही है। पांड्य मदुरई से संबंधित है, बिल्कुल सही। काकतीय की राजधानी वारंगल है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम है। क्या है? वेल्लूर ना होकर कांचीपुरम। देखिए कांचीपुरम की राजधानी है। पलार नदी के किनारे स्थित है कांचीपुरम। कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, कामाक्षी अम्मन मंदिर, वदराज मंदिर, एकांबरनाथ जैसे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम की रेशमी साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। क्या? कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाइयों बहनों। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हाथी गुम्फा नासिक अभिलेख और मास्की अभिलेख क्रमशः हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र बलश्री से संबंधित है। मास्की अभिलेख अशोक भैया से संबंधित है। चलिए, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? तो बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार हमारे किसने करवाया? रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। इसकी जरा व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार 110 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार, जो कि गुजरात में स्थित है, के निकट सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। बेगार नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था। किसने किया था? भैया कुषाणों ने किया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो इंडो ग्रीक हिंद यवन शासकों ने उत्तर पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्कों को प्रचलन में लाया था। इन सिक्कों का नियमित प्रचलन कुषाण शासकों द्वारा किया गया था। स्वर्ण तथा ताम्र सिक्कों का प्रचलन बड़े पैमाने पर कुषाण शासक ने ही करवाया था। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, एक बार और सुन लीजिएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन होता था? तो कार्तिकेय का अंकन होता था। यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय नामक देवता का अंकन होता था। इन सिक्कों का प्रचलन दक्षिण पूर्व पंजाब राजस्थान के मध्य होता था। कौन से सिक्के? यौधेय सिक्के। इस तथ्य का प्रमाण अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता से हमको प्राप्त होता है। चलिए, विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर होता है? भैया 135 वर्ष संवत इसका अंतर होता है। या पीसीएस में पूछा गया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व है और शक संवत 78 ईस्वी है। तो ईसा पूर्व दोनों को जोड़ लेंगे तो 135 आ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस वर्ष दिसंबर 2009, ये क्वेश्चन हटा देते हैं, ये क्वेश्चन अलग है। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसे सातवां शासक यहाँ हैं, ने वर्ण व्यवस्था की रक्षा की थी। इन्होंने छिन्न भिन्न होती हुई चातुर्ण वर्णीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया तथा जातीय सम्मिश्रण को रोका था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था। चीनी इतिहास के अनुसार कनिष्क
ने हान वंश चीन की राजकुमारी से विवाह हेतु प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इससे नाराज होकर कनिष्क ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु इस अभियान में कनिष्क सफल नहीं हुआ था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में हुई थी। बाल विवाह की प्रथा की शुरुआत कुषाण काल में, जो कि प्रथम शताब्दी में हुई थी। इस काल में कन्या विवाह की आयु 8 से 10 वर्ष थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था कुषाण काल में, जिससे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति निम्न हो गई थी। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो यह कुषाणों के समय गांधार शैली फली फूली थी। कला की गांधार शैली मथुरा शैली का विकास कनिष्क के काल में हुआ था। राज्य की ओर से कला के विकास हेतु बहुत सराहनीय प्रयास किया गया था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। जो कला शैली भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार शैली कहते हैं। गांधार शैली में भारतीय तथा यूरोपीय आकृतियों का सम्मिश्रण है। शक तथा कुषाण राजवंशों ने इस कला को संरक्षण प्रदान किया। यह कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी। इसी कारण इसे यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्बा लेक अभिलेख से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, जरा इस पर व्याख्या कर लेते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ियों की घाटी गुम्फा से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार खारवेल कलिंग का चेदीय शासक था। इस अभिलेख में उसके प्रारंभिक जीवन शिक्षा का उल्लेख है। यह अभिलेख खारवेल का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। हाथी गुफा अभिलेख से यह हमें पता लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसको जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो यह खारवेल, इसका उत्तर है। रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कनिष्क के समकालीन था? तो अश्वघोष समकालीन थे, नागार्जुन समकालीन थे और वसुमित्र समकालीन थे। चाणक्य मौर्य वंश से संबंधित थे या समकालीन नहीं थे। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो यह कनिष्क था। कौन था? पतलून जैसी पोशाक दिखाने वाला शासक पतलून था। कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। दूसरी राजधानी मथुरा थी। उसने 78 ईस्वी पूर्व में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शक संवत को कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसके काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। यहाँ कथन और कारण पर व्याख्या करनी है। जरा देखते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला शैलीगत रूप से प्रारूपतः ग्रीको रोमन तथा ईरान की पार्थियन कला से जोड़ी जाती है। बिल्कुल सही। इसका जरा कारण हम देख लेते हैं। स्वात घाटी की पूर्वोत्तम शिला बुद्ध प्रतिमाओं का कुषाण काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि कुछ चित्रकलाओं की प्रथाएं कुषाण काल के पहले ही अच्छी तरह स्थापित हो गई चुकी थी। तो इसमें कथन सही है, कारण गलत है। गांधार शैली का विकास आधुनिक पेशावर अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक हुआ था। इस शैली को ग्रीको इंडियन शैली के रूप में जाना जाता है। भाइयों बहनों अगला प्रश्न देखते हैं। कल्हड़ की कृत राजा तलंगिनी में किसका इतिहास वर्णन है? भैया कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है राजा तलंगिनी में। राजा तलंगिनी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। पतंजलि कौन थे? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकार पतंजलि थे। पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार थे जो हिंदुओं के 6 दर्शनों, कौन कौन से दर्शन है? न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत में से एक दर्शन है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी है जिसे महाभाष्य के नाम दिया गया है। इसका काल कोई 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में कौन सी एक वस्तु रोम को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की प्रमुख वस्तु नहीं थी? तो काली मिर्च
का व्यापार होता था, कपूर का व्यापार हो जाता था, जायफल का व्यापार हो जाता था, जबकि जटामासी जिसे बालछड़ कहा जाता इसका व्यापार नहीं होता था। चलिए, पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य तथा जयादित्य के काशिका वृत्ति का संबंध किससे है? व्याकरण के सिद्धांत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित रहे। गलत। बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती हैं, यह भी गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसकी रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। त्रिपिटक की भाषा पाली है, इसकी संख्या 3 है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में ईसा पूर्व शताब्दी में भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। त्रिपिटक की भाषा मुख्यतः धर्मसूत्री पाठ पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह ऑप्शन बी है, चंद्र नामक शासक की स्मृति में है। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ का संबंध चंद्र शासक से है। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्र कहा जाता है। मेहरौली का लौह स्तंभ 410 ईस्वी के आसपास उदयगिरी की पहाड़ियों के पास स्थित था। लौह स्तंभ के शीर्ष भाग पर गरुड़ का चिन्ह अंकित है, जिसे भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। इसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु के उपासक थे। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आक्रमण किया था। सॉरी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नहीं किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने प्रथम आक्रमण हुआ था, परंतु वे सफल नहीं हुए। स्कंदगुप्त के देहांत के बाद 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हुणों ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। तो इसका ऑप्शन सी होगा, यह ए ऑप्शन गलत है। गुप्त सम्राट जिसने हुणों पर आक्रमण किया वह है स्कंदगुप्त है, फिर यह ऑप्शन गलत है। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, कौन सा कारण सही नहीं है यह हमें देखना है। तो हुणों का आक्रमण यह कारण सही है। प्रशासन का सामंतीय ढांचा यह भी कारण सही है। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना यह कारण भी सही है। वहीं डी ऑप्शन अरबों का आक्रमण नहीं हुआ था, गुप्त काल में नहीं हुआ था, यह ऑप्शन गलत है। जो चांदी के सिक्के, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य था? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।